हेलो स्टूडेंट्स, ई लेक्चर्स की सीरीज में आज इलेक्ट्रिकल मशीन जो सब्जेक्ट है आपका E306, इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इंडक्शन मोटर किस प्रकार से तो काम करती है, क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है और क्या उसका कंस्ट्रक्शन है, क्या क्या उसके मेन पार्ट होते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिए इंडक्शन मोटर में ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। बिल्कुल आसान है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। देखिए ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का सिंबॉलिक डायग्राम मैंने बता रखा है। ये स्टेटर है और ये इसका रोटर है। इसके 2 पार्ट होते हैं इंडक्शन मोटर के, मुख्यतः 2 भाग होते हैं इंडक्शन मोटर में, स्टेटर और रोटर। स्टेटर नाम है, स्टेशनरी पार्ट होता है, ये रोटर है, ये रोटेटिंग पार्ट होता है। इनका डिटेल डिस्कशन आगे लेक्चर में, इसी आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए जब 3 फेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज एसी सप्लाई दी जाती है या 3 फेज सप्लाई दी है तो इसके अंदर एक घूर्णमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी स्पीड कितनी है ns, जिसको कि हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। और इसकी स्पीड जो होती है वो होती है 120 f/p, जहां f इस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है और p स्टेटर में नंबर ऑफ पोल्स है, स्टेटर में ध्रुवों की संख्या है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से काम करती है ये समझ लीजिए कि 3 फेज सप्लाई द्वारा किस प्रकार से घूर्णमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये लास्ट के 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया था, 3 फेज और 2 फेज दोनों के लिए। तो केवल अभी आपको इतना देखना है कि जब 3 फेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज एसी सप्लाई दी जाती है तो उसके अंदर एक घूर्णमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी स्पीड होती है ns। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर जो है ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या होता है प्रिंसिपल आपने पहले फिजिक्स में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर और सेकेंडरी में पढ़ा होगा आपने। तो देखिए इसके अनुसार जब भी किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चालक को रखा जाता है, ठीक है, तो अपने के ये तो रोटेटिंग फील्ड हो गया ns और ये चालक हो गया या ये रोटर हो गया। बाहर भी लगा 10 अरे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके अनुसार जब किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी चालक को रखा जाता है तो चालक द्वारा इस मैग्नेटिक फ्लक्स को काटा जाता है या इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को काटा जाता है, जिससे इस फैराडे के नियम के अनुसार इस चालक में ईएमएफ प्रेरित होता है। ठीक है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे का कि यदि किसी कंडक्टर को, किसी चालक को घूर्णमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो क्योंकि फ्लक्स तो रोटेट हो रहा है, चालक आपका स्थिर है, तो उस चालक के द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स को काटा जाएगा जिससे उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। और जिस ईएमएफ की दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए तो जब 3 फेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं तब स्टेटर के द्वारा वायु अंतराल में एक घूर्णमान रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या घूर्णमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये हम प्रूव कर चुके पहले ही। ठीक है, और ये एयर गैप में किस स्पीड से घूमता है, यह फ्लक्स एयर गैप में वायु अंतराल में ns स्पीड से घूमता है। ns को हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, जहां ns बराबर होता है 120 f/p, जहां f सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 3 फेज की और p स्टेटर में ध्रुवों की संख्या है। ठीक है, ये समझ में आ गया यहां तक। अब देखिए रोटर कैसे रोटेट होना चालू होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे।
अब क्योंकि देखिए रोटर है ना, प्रारंभ में कैसा है, स्थिर अवस्था में है, ठीक है। अतः रोटर इस चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा, जिससे इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। अब क्योंकि रोटर दोनों तरफ से इसका इंडक्शन मोटर का शॉर्ट सर्किट होता है, तो इसके अंदर जब शॉर्ट सर्किट है तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। जिसके अंदर, रोटर कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगा। अतः ये जो करंट है, लेंज के नियम के अनुसार उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है। तो लेंज का नियम क्या कहता है, जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है करंट, उसके उत्पन्न होने के कारण का विरोध करेगा। तो उत्पन्न होने का कारण क्या है, यहां उत्पन्न होने का मूल कारण है चालक तथा फील्ड में सापेक्ष गति। क्योंकि इस समय तो कंडक्टर या चालक या रोटर स्टेशनरी है, फ्लक्स आपका रोटेट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में सापेक्ष गति है, इस सापेक्ष गति के कारण वो उत्पन्न हुआ है करंट। तो लेंज के नियम के अनुसार जो चालक है या जो रोटर है वो विरोध करेगा उस कारण का। तो विरोध बेसिकली करने का मतलब यह है कि उत्पन्न होने के कारण है रोटर और स्टेटर के बीच में सापेक्ष गति, या चालक और फील्ड की फ्लक्स के बीच में सापेक्ष गति। तो चालक क्या करेगा, मीन्स रोटर क्या करेगा, एक सापेक्ष गति को कम करने के लिए फ्लक्स की दिशा में ही घूमना प्रारंभ कर देता है। ये इसका सिंपल सिद्धांत। अब आपको एक चीज एक्सप्लेन करूंगा कि रोटर जो है वो फ्लक्स की दिशा में क्यों घूमता है, क्योंकि सापेक्ष गति को कम करता है वो, ठीक है। तो देखिए, सापेक्ष गति को कम करने का छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे दो ट्रेन है, एक 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, एक 150 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। दोनों के बीच की सापेक्ष गति कितनी होगी, कौन बता सकता है? दोनों के बीच की सापेक्ष गति होगी 250 किलोमीटर। क्यों? एक घंटे में वो दोनों ट्रेन आपस में दूसरे कितनी विपरीत चली जाएंगी, 250 किलोमीटर। तो इनकी सापेक्ष गति कितनी हुई, 250। अब अगर ये दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो एक घंटे बाद गति कितनी हो जाएगी इनकी, डिफरेंस कितना हो जाएगा इन दोनों के में, 50 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, सापेक्ष गति को कम करने के लिए दोनों एक ही डायरेक्शन में चलने चाहिए। इसीलिए जो रोटर है आपका वो भी इंडक्शन मोटर में फ्लक्स की स्पीड में ही घूमना चालू कर देता है। इट मीन्स सापेक्ष गति कम करेगा वो, और सापेक्ष गति कम करने के लिए इंडक्शन मोटर का रोटर फ्लक्स की स्पीड, फ्लक्स की डायरेक्शन में घूमना चालू कर देता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंडक्शन मोटर में रोटर की स्पीड कभी भी फ्लक्स की स्पीड के बराबर नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि यदि रोटर की स्पीड फ्लक्स की स्पीड के बराबर हो जाएगी तब रोटर द्वारा कोई भी फ्लक्स नहीं काटा जाएगा और इसमें कोई भी ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। तो जब ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा तो फेराडे का नियम नहीं होगा इसके अंदर। अतः इंडक्शन मोटर में रोटर कभी भी फ्लक्स की स्पीड या सिंक्रोनस स्पीड को प्राप्त नहीं कर सकता, कभी भी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर रोटर नहीं चल सकता। हमेशा जो रोटर की स्पीड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड के थोड़ी सी कम ही होगी, ठीक है। या एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि स्टेटर का फ्लक्स तथा रोटर फ्लक्स, ये ध्यान रखिए आपको, दोनों का जो फ्लक्स है उसकी स्पीड स्टेटर के सापेक्ष हमेशा सिंक्रोनस स्पीड के बराबर ही होगी। आप इतना, ये हालांकि काफ़ी ऊंची लेवल की चीज़ है, आपको इसको डिटेल में नहीं देखना है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। क्या आपको ध्यान रखना है, कई बार अगर वाइवा में या ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में ये आ जाता है कि रोटर फ्लक्स की गति स्टेटर के सापेक्ष कितनी होती है, तो ये एनआर नहीं होगी कभी भी, ये हमेशा एनएस होगी। स्टेटर की सापेक्ष गति एनएस है, रोटर की सापेक्ष गति, रोटर फ्लक्स की सापेक्ष गति एनएस है, किसके रेस्पेक्ट में, स्टेटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर देखिए, पहले जैसे मैंने बताया इंडक्शन मोटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है, ठीक है। अब पहले स्टेटर, ये थ्योरेटिकल है सारे का सारा, अब तो एग्जाम में यदि आता है तो आप डायग्राम पेन पेंसिल से अच्छी तरह से बना लीजिए। तो यह एक सिलिकॉन स्टील का खोखला सिलेंडर होता है जिसको कि एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम लेमिनेट कर देते हैं, पटलित कर दिए जाते हैं। ऐसी जो भी मशीन होगी ना
उसमें एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर्स को लेमिनेट या पटलित कर दिया जाता है सभी के अंदर, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे एसी मशीन हो, चाहे और कोई दूसरी एसी मशीन। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि सिलिकॉन स्टील का खोखला सिलेंडर होता है जिसको कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लेमिनेट कर दिया जाता है। इस खोखले सिलेंडर को योक से जोड़ दे, जो भारी जो सरफेस होता है उसको योक कहते हैं। यह स्टेटर वाइंडिंग को आधार प्रदान करता है। कौन? योक। उसमें स्लॉट्स लगे रहते हैं, उन स्लॉट्स के अंदर स्टेटर वाइंडिंग करते हैं। लेमिनेशंस की मोटाई 0.35 mm से लेके 0.365 mm तक हो सकती है और इन लेमिनेशंस को वार्निश के द्वारा आपस में इंसुलेट किया जाता है। ठीक है, और सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किस लिए करते हैं? हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए। तो हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करेंगे। एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए कोर्स को लेमिनेट कर दिया जाता है, पटलित कर दिया जाता है। तो स्टेटर में इसकी अक्ष के समानांतर स्लॉट बने रहते हैं जिनमें स्टेटर वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, यह स्लॉट्स ओपन भी हो सकते हैं, पूरे क्लोज भी हो सकते हैं, सेमी क्लोज भी हो सकते हैं। मशीन की मोटर की डिजाइन रहता है। ठीक है, तो मोटर की अलग अलग स्पीड के लिए स्टेटर में फिक्स नंबर ऑफ पोल्स की वाइंडिंग डिजाइन की जाती है। जितने स्पीड की मोटर चाहिए उस स्पीड के हिसाब से स्टेटर में वाइंडिंग कर दी जाती है। ठीक है, नो रोटर। इंडक्शन मोटर में जो रोटर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है स्क्वायरल केज रोटर या पिंजरी टाइप, सॉरी स्क्वायरल केज कहलाएगा, और दूसरा कहलाएगा, हाँ पिंजरी रोटर कहलाएगा ये तो स्क्वायरल केज, और ये कहलाएगा स्लिप रिंग रोटर या वूंड रोटर और स्लिप रिंग रोटर। इंडस्ट्री के अंदर 90% जो मोटर होती है उनके अंदर स्क्वायरल केज रोटर होता है। ठीक है, बहुत कम मोटर ऐसी होती है जहाँ पे स्पीड कंट्रोल की आपको आवश्यकता होती है, वहाँ पे स्लिप रिंग रोटर का प्रयोग किया जाता है। बाकी इंडक्शन मोटर जो है वो कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, इसलिए 90% जो इंडस्ट्री के अंदर मोटर लगी रहती हैं, इंडस्ट्री में जो 90% मोटर्स होती हैं वो सारे, उनमें रोटर कैसा होता है? स्क्वायरल केज रोटर होता है। अभी स्क्वायरल केज रोटर, तो औद्योगिक संस्थानों में, इंडस्ट्रीज़ में जितनी इंडक्शन मोटर काम मिली जाती है उनमें 90% मोटर में स्क्वायरल केज रोटर से बनी होती है। ठीक है, स्क्वायरल केज रोटर कैसा होता है? इसमें स्टेटर की भांति रोटर में भी सिलिकॉन स्टील का बना होता है, किंतु इसमें लेमिनेशन से मोटाई अधिक ली जा सकती है क्योंकि चालू अवस्था में रोटर की जो फ्रिक्वेंसी है बहुत कम होती है, अतः रोटर के अंदर लो हानि या आयरन लॉसेस नगण्य होते हैं। इंडक्शन मोटर के रोटर में आयरन लॉसेस नगण्य होते हैं क्योंकि फ्रिक्वेंसी का मान बहुत कम होता है। ये कैसे कम होएगा, ये आगे अपन डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख रहे हैं। रोटर में भी स्लॉट बने किए होते हैं, किंतु ये जो स्लॉट है प्राय रोटर एक्सिस समानांतर नहीं होते हैं। इसी साथ रोटर स्लॉट्स की संख्या स्टेटर के स्लॉट्स के बराबर नहीं रखी जाती टू अवॉइड कॉगिंग फिनोमेनन। कॉगिंग को नेक्स्ट जब भी आगे टाइम होगा तब मैं लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, रोटर में किसी प्रकार की वाइंडिंग नहीं होती है। स्लॉट्स में राउंड या स्ट्रिप शेप के कंडक्टर लगा दिए जाते हैं, एल्यूमिनियम या कॉपर के, या तो गोल कंडक्टर लगाओ सिलेंडर शेप के, या चपटी चपटी स्ट्रिप लगाओ। इन स्लॉट्स के अंदर उनको बिल्कुल फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, इन बार्स को रोटर से इंसुलेट करना आवश्यक नहीं है। जैसा रोटर स्लॉट है उसी के ऊपर इसको डाल दो, इंसुलेशन की जरूरत नहीं है। बस इन चालकों को या इन जो रोटर के जो कंडक्टर्स हैं इनको कॉपर या एल्यूमिनियम की रिंग से दोनों तरफ हम इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। किस तरह से, ये देखिए इसका डायग्राम। और इस प्रकार की संरचना के कारण इसका नाम स्क्वायरल केज रोटर है। ये देखिए रोटर का कंस्ट्रक्शन, इसको देखिए। देखिए, ये जो वीडियो लेक्चर जो आपको बताया जा रहा है मेरे द्वारा, जो स्टूडेंट्स आप प्लीज़ नोट इट कि आप इस वीडियो लेक्चर को देख के और अपने डायग्राम बना लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा रेडीली अवेलेबल नहीं रह पाएगा। नोट्स आपके हमेशा रेडीली अवेलेबल रहेंगे, तो आप इस ये जो नोट्स ही मैंने बना रखे हैं इनकी फ़ोटो खींच के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप भी नोट्स बना लीजिए। पहले समझ लीजिए एक बार जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, उसके बाद नोट्स बना लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये रोटर है, ठीक, ये स्लॉट तिरछे स्लॉट बना रखे हैं सारे सारे, ये एक्सिस है। तो स्लॉट्स जो है ना वो रोटर एक्सिस के समानांतर नहीं होकर थोड़े तिरछे बना दिए जाते हैं टू अवॉइड कॉगिंग फिनोमिना। ठीक है, ये देखिए। और इन स्लॉट्स के अंदर यहाँ पर इन स्लॉट्स के अंदर ये दिख रहा है, ये रोटर
कंडक्टर बना दिए जाते हैं कॉपर या एल्यूमिनियम के। ठीक है, तो ये तो रोटर है, ये तिरछे स्लॉट्स है, ये रोटर एक्सिस है, और ये कॉपर या रोटर की एल्यूमिनियम की बार है, छड़ियाँ हैं गोल गोल या स्ट्रिप है, और ये एंड रिंग है। ठीक है, ये एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट हो गया पूरा, हो गया शॉर्ट सर्किट। तो मैंने आपको ये बताया कि रोटर चालक शॉर्ट सर्किट होता है तो इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये रोटर कंस्ट्रक्शन हो गया स्क्वायरल केज का। ठीक है, अब स्लिप रिंग। तो देखिए इंडस्ट्रीज के अंदर जहां पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए, वहां पर इस प्रकार की मोटर का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है ना। ये किस प्रकार का होता है रोटर, इसको आप देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन आप इसकी आगे डिस्कस करूंगा मैं आपको। तो जहां पर आपको बस केवल जहां स्पीड हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए वहां पर हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर देखिए, यह रोटर भी सिलिकॉन स्टील का ही बना होता है तथा लेमिनेट होता है। इसमें भी रोटर में शॉर्ट सर्किट चालक का प्रयोग ना करके स्टेटर की भांति इसमें 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। इसमें रोटर में पोल्स की संख्या स्टेटर के पोल्स के बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना। इस रोटर में रोटर वाइंडिंग को शॉर्ट नहीं करते हैं तथा स्लिप रिंग्स पर कनेक्शन बाहर निकाल दिए जाते हैं। किस प्रकार से, ये इस प्रकार से बाहर निकाले स्लिप रिंग पर कंस्ट्रक्शन। स्लिप रिंग किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी। ये जो स्लिप रिंग्स हैं ये मोटर की शाफ्ट पर लगी होती है। ठीक है, स्टार्टिंग के समय हम क्या करते हैं, इन स्लिप रिंग्स पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहरी प्रतिरोध लगा देते हैं जिससे मोटर में स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है। ये इसका एडवांटेज है। स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है, रेजिस्टेंस लगा दिया तो स्टार्टिंग टॉर्क व स्टार्टिंग पावर फैक्टर बढ़ जाता है। और जब मोटर फुल स्पीड पर आ जाती है तब इन स्लिप रिंग्स पर बाहरी प्रतिरोध को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। इस रोटर में वाइंडिंग के लिए स्लॉट्स तिरछे ही रखे जाते हैं। तो हमने क्या किया, बेसिकली इस प्रकार की मोटर में स्टार्टिंग के समय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिए स्लिप रिंग की सहायता से, जिससे करंट कम हो गया, पावर फैक्टर बढ़ गया, स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ गया। अब एक क्वेश्चन आपके मन में यह आ सकता है कि रेजिस्टेंस को परमानेंट ही लगा दें। परमानेंट लगाने का नुकसान क्या होगा कि रोटर की रनिंग कंडीशन के अंदर जो कॉपर लॉस होते हैं I²R, तो R कभी ज़्यादा है तो लॉसेस ज़्यादा होंगे। इन कॉपर लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए रेजिस्टेंस का मान कम रखा जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में स्लिप रिंग मोटर में रेजिस्टेंस का मान अधिक रख देते हैं, जिससे टॉर्क और पावर फैक्टर तो बढ़ जाता है, स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है। इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन होती है। देखिए ये रोटर की शाफ्ट है, ये रोटर शाफ्ट है। ठीक है, ये स्लिप रिंग बनी है कार्बन की, ये कार्बन स्लिप रिंग से 3 स्लिप रिंग है। ठीक है, ये रोटर वाइंडिंग है, ये जो रोटर की वाइंडिंग है ये इस प्रकार से आ रही है रोटर से, यहाँ से इन स्लिप रिंग्स पे कनेक्शन दे देते हैं और इन स्लिप रिंग्स को हम रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं स्लिप रिंग्स पे। इस प्रकार से स्टार बना दिया, ये तीनों कॉमन कर दिया और ये स्टार बन गया, और वाइंडिंग जो है वो भी आपकी स्टार में है और ये भी आपकी स्टार के अंदर। ये बाहरी प्रतिरोध है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है इन रेजिस्टेंसेस की मान कम करते जाते हैं, और जब फाइनली मोटर की स्पीड फुल हो जाती है तो इन रेजिस्टेंसेस को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। समझ में आ गया। ये एक पूरा इंडक्शन मोटर का डायग्राम है। इस तरह से आप इसको नीट पेंसिल से और इससे बना लीजिए। ये इसका बाहरी योक है, खोखला कवर है ये। इस पे नीचे हमने 2 लेग्स लगा रखे हैं जिसको बेस बोलते हैं, और इन बेस को नट बोल्ट की सहायता से सीमेंट का जो ब्लॉक बनाते हैं लैब्स के अंदर, उस पे इसको कस दिया जाता है। ठीक है, ये 4 लेग्स हैं, 1 2 3 और 1 चौथी पीछे की तरफ होती है। ये लिफ्टिंग आइज है, 2 गोल गोल से बना दिए जाते हैं। तो इंडस्ट्री में जब ये कंस्ट्रक्शन होता है योग का, तो लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए रोप डाल के इसको लिफ्ट से इधर उधर करते हैं क्रेन से, उसके लिए है ये टर्मिनल बॉक्स है। तो जो भी वाइंडिंग हम बनाएंगे स्टेटर की, रोटर की, तो ये टर्मिनल बाहर हम
निकालेंगे स्टार्टर पे सप्लाई देने के लिए। ठीक है, ये देखिए लैमिनेटेड स्टील कोर, ये जो देखिए ये जो स्टील कोर दिख रहा है, ये ध्यान से देखिए, दिस इज लैमिनेटेड स्टील कोर। ये देखिए ये लैमिनेशन है, स्टील कोर है। ये 3 फेज वाइंडिंग हमने इसकी कर दी। ठीक है, स्टेटर की वाइंडिंग दिख रही है, 3 फेज वाइंडिंग है स्टेटर की। तो इस प्रकार से ये इसका कंस्ट्रक्शन है। तो इसको नीट एंड क्लीन आप पेंसिल से बनाइए, एग्जाम के अंदर जब आता है ये। और केवल वर्किंग प्रिंसिपल आता है तो केवल वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस कीजिए, और लेकिन बस वर्किंग प्रिंसिपल के लिए भी आपको थोड़ा सा ये डायग्राम आपको एक बार बनाना पड़ेगा। इसमें स्पीड रख दीजिए, एनआर तो रोटर की स्पीड और एनएस है फ्लक्स की स्पीड। इन दिस केस एनआर इज ऑलवेज लेस देन एनएस इन इंडक्शन मोटर में हमेशा रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा कम होगी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल साधारण है, फैराडे के लॉ पे काम करेगा, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से इसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं, और लेंज के नियम के अनुसार ये रोटर जो है वो फ्लक्स की स्पीड में ही घूमता है। ये ध्यान रखिए, यदि वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि इंडक्शन मोटर रोटर की गति फ्लक्स की गति की दिशा में होती है, उसके विपरीत होती है, किधर भी घूम सकता है, नन ऑफ अबोव, तो इसका आंसर होगा रोटर हमेशा फ्लक्स की दिशा में ही घूमता है। रोटर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक 2 मेन भाग होते हैं इसमें, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। ये स्टेटर इस प्रकार का बता दिया था आपको। रोटर 2 प्रकार के होते हैं, स्क्वायरल केज रोटर और स्लिप रिंग रोटर। अब स्क्वायरल केज रोटर इंडस्ट्री में ज़्यादा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका मेंटेनेंस बिल्कुल कम है, जबकि ये स्लिप रिंग रोटर है, इसका जो स्लिप रिंग के ऊपर जो रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, और कार्बन की जो स्लिप रिंग है जब शाफ्ट के ऊपर लगी रहती है तो घिस भी जाती है रेजिस्टेंस लगाने से, और कनेक्शन होने से इस पर स्पार्किंग भी होती है, तो स्लिप रिंग जल जाती है, घिस भी जाती है, इसलिए इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा है। तो स्पेसिफिकली केवल इसका जो यूज़ है वो यही है कि जहाँ पर आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, अन्यथा 90% केसेस के अंदर स्क्वायरल केज रोटर का ही प्रयोग किया जाता है इंडक्शन मोटर के अंदर। आप घरों में भी देखिए, जो इंडक्शन मोटर हमारी सिंगल फेज की होती है वो स्क्वायरल केज रोटर ही होता है, चाहे पानी की मोटर हो चाहे और किसी की मोटर हो। इनका देखिए कुछ नहीं बिगड़ता है इन मोटर्स का, थोड़ा बहुत ओवरलोड भी है, झेल जाती है, लेकिन बस समस्या एक ही है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा नहीं होता है। तो स्क्वायरल केज रोटर ये डायग्राम बना दीजिए नीट एंड क्लीन पेंसिल से, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, और इस स्लिप रिंग रोटर का ये अब डायग्राम बना दीजिए, और उसके बाद ये पूरा मोटर का डायग्राम हो जाएगा। देखिए एग्जामिनेशन के अंदर ज़्यादा मार्क्स लेने का तरीका ये है कि आप डायग्राम के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए पेंसिल से, स्केल से, और उस डायग्राम को हाईली लेवल्ड कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि डायग्राम के ऊपर मैक्सिमम चीज़ें आप लिख दीजिए, जिससे एग्जामिनर को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है कि बच्चे को इतना आता है। ठीक है, तो ये इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन ये पूरा हो गया। डायग्राम्स आप देख लीजिए, और इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल और इंडक्शन मोटर का ये है।